सभी का डीएलएड क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले से चैनल पे है। चलिए आज हम लोग जो पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है विकसित अर्थव्यवस्था यह आर्थिक गतिविधियों के विकास का एक वृहद स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमेशा सापेक्षिक एवं तुलनात्मक संदर्भ में प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसकी किसी सीमा स्तर मानदंड का निर्धारण कठिन होता है। विकसित अर्थव्यवस्था कहलाता है, जैसे जापान है, यूएसए है। यानी सीधी भाषा में कहें तो वह अर्थव्यवस्था जो क्या है, पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है, जिसका मानदंड करना क्या होता है, थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरी तरह की जो अर्थव्यवस्था आती है उसमें है विकासशील अर्थव्यवस्था। यह विकास की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था का सूचक है। सभी अर्थव्यवस्था इस श्रेणी में आती है, परंतु इसका प्रयोग वैसी अर्थव्यवस्था को सूचित करने के लिए होता है जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था से उच्च विकास की ओर प्रयासरत है। यानी कि ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगी, यानी सारी अर्थव्यवस्था जो होंगी वो विकासशील में आ जाएंगी, लेकिन इसको हम लोग पिछड़ी अर्थव्यवस्था से थोड़ा सा ऊंचे स्तर पे कहेंगे, जो क्या हो, आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है। जैसे भारत हो गया। ठीक है, भारत क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, अगला दिया है संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान हो गया किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से संस्था का सुचारू ढंग से संचालन हो सके, उसे देश या संस्था का संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी सन 1950 को देश में लागू कर दिया गया। यानी कि संविधान जो होता है वो क्या होता है, लिखित रूप से एक दस्तावेज होता है, जिसमें किसी भी देश को चलाने का नियम कानून जो भी होता है उसमें लिखित होता है, वह एक दस्तावेज होता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है ना, भारत देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। संविधान से अभिप्राय जन आधारभूत नियमों व सिद्धांतों के समूह से है, जिनके अनुसार किसी देश का शासन व्यवस्था चलाया जाता है। संविधान का ये नियम व सिद्धांत जहाँ एक ओर सरकार के संगठन, शक्तियाँ एवं कार्यों को निर्धारित करते हैं, वहीं दूसरी ओर नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों को भी निश्चित करता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में के लिए संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। संविधान में शासन व्यवस्था हेतु आवश्यक दिशा निर्देश एवं नियमों का उल्लेख रहता है, जिससे शासक इन नियमों की बर्बादी से बचे और निरंकुश नहीं बन पाते हैं। यानी कि जो भी नियम कानून जो भी होता है किसी भी देश को चलाने के लिए, वो किसमें निहित होता है, संविधान में निहित होता है। और यह एक लिखित दस्तावेज होता है, जिसमें सारे जितने भी देश के लोग हैं या नागरिक हैं, उनकी शक्तियाँ, कार्यभार जो भी है या अधिकार हो, कर्तव्य, सब इसमें निहित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिकता के अर्थ एवं महत्व को समझाइए। ठीक है, यानी नागरिकता। भारत में दो तरह के लोग हैं, पहला एक नागरिक और दूसरा है विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं, उनका इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ये दोनों तरह के होते हैं, विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। विदेशी शत्रु वे होते हैं जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। यानी नागरिकता का मतलब ये हो गया कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे रहता है भारत में, वो क्या हो गया, भारत का नागरिक हो गया। लेकिन दो तरह से होते हैं, एक नागरिक एक हो गए जो यहाँ पे रहते हैं, और एक होते हैं विदेशी नागरिक। विदेशी वे हो गए जो बाहर से, देश के बाहर से आए हुए हैं, उसमें विदेशी माना जाएगा। उसमें विदेशी मित्र कौन होंगे, जो भारत के मित्र होंगे, और जो शत्रु कौन होंगे, भारत के जो शत्रु होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार 2005 क्या है, यानी कि आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्या है 2005। सूचना के अधिकार से यह आशय उस वैधानिक अधिकार से है जो किसी देश के लोगों को सरकारी कार्यों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अवसर एवं पहुंच प्रदान करता है। इसके द्वारा नागरिकों को सरकार से प्रश्न पूछने व विभिन्न दस्तावेजी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है, ताकि लोकतंत्र में नागरिकों को सूचनाओं से वंचित न रखा जाए, बल्कि विभिन्न विभागों से सूचना को पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाए।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जन दिनांक 15 जून 2005 को पारित हुआ। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया। मतलब है, सूचना का अधिकार का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने सरकार से या जो भी सरकारी कर्मचारी है उससे किसी भी प्रकार के जानकारी को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उसको यानी ये किस लिए लाया गया? खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना, ये उनका उद्देश्य था, इसीलिए उन्होंने सुरक्षा अधिनियम 2005 को लागू किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत विशेषताएं लिखिए। क्या क्या है? पहला है, भारतीय संविधान ने आर्थिक विकास के लिए समाजवादी प्रणाली को स्वीकार किया। एक होता है पूंजीवादी, एक हो गया समाजवादी। तो समाजवादी को इसमें स्वीकार किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को महत्व दिया जाता है, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो कंपनी है और प्राइवेट जो कंपनियां हैं उन सबको दोनों को क्या किया जाता है? महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि उदारीकरण के विषय में स्पष्ट कीजिए। उदारीकरण क्या है? व्यवस्था में अनावश्यक प्रतिबंध को हटाकर उसे उदारवादी बनाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। आर्थिक उदारीकरण की बात करें तो इसका अर्थ है व्यापार में अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना, नियम कानूनों को सरल बनाना, ताकि स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। इसका अर्थ वही हुआ कि जब सन 1991 में उदारीकरण की जब व्यवस्था आई, उसमें क्या किया गया कि जो वैश्विक क्षेत्र के लोग थे, विश्व के लोगों को भी भारत से जोड़ने का किया गया। उसमें कुछ नियमों को क्या किया गया? कम किया गया, नियम कानून को सरल बनाया गया ताकि विदेश के लोग भी हमारे भारत से जुड़ सकें। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है कि उपभोक्ता जागरूकता से आप क्या समझते हैं? इसके और ये 2 बार पूछा है क्वेश्चन, 21 में 19 में भी। इसके कर्तव्य बताइए। तो उपभोक्ता अधिकार के अधिकार एवं कर्तव्य ये हैं कि जब उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते तो ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता का शोषण करता है। ठीक है, यानी कि जो भी व्यक्ति कोई सामान अगर खरीदता है, यानी जो कंज्यूमर कौन होता है? उपभोक्ता कौन होता है? जो किसी भी सामान का उपभोग करता है। तो अगर कोई व्यक्ति जब किसी सामान को खरीदता है, उपभोग करता है उसका, तो अगर उसको अपने उसके अधिकार पूरे अधिकार पता ना हो तो उसके साथ क्या होता है? उसका शोषण होता है। उन्हें कानूनों को पर्याप्त जानकारी नहीं और न ही उसे पे पास इसका पूरा लाभ विक्रेतागण उठाते हैं। यानी कि जो सामान वस्तु बेच रहा है वो क्या करता है? कई तरीकों से उपभोक्ता को शोषण शोषित करता है, जिससे उसको कोई अधिकार जब पता नहीं होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि उपभोक्ता को अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान हो तो उसे हानि से बच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नियम हैं। पहला है सुरक्षित सामग्री का अधिकार, जिसे दिया है उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह सुरक्षित सामग्री ही खरीदे। जिसमें कई वस्तु ऐसी होती है जिसमें उपयोग करने का खतरा भी संभावना होती है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि जो सामान बनता है, एक जो भी प्रोडक्ट सब बनता है उस पर एक्सपायरी डेट होती है। तो अगर एक्सपायरी डेट पर अगर सामान खरीद रहा है कोई कंज्यूमर, तो वो क्या करेगा? अगर ये बात उसकी पता है तो उसको कंप्लेन कर सकता है। दूसरा है कि अगर ऐसे भी बहुत सारा है कि उत्तम की स्वयं गुणवत्ता की वस्तुएं, ठीक है, अपनी शिकायतों पर सुनवाई का अधिकार उसको रखता है। वस्तु का उत्पादन प्राप्त करने के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, यानी कई चीजें उसको अधिकार मिला हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से क्या आशा है या मुद्रास्फीति क्या कहलाता है? अंग्रेजी शब्द में इन्फ्लेशन शब्द का अर्थ है फैलाव या प्रसार। ठीक है, इस शब्द के अर्थ से यह विदित होता है कि इसका संबंध एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके जिसमें वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। प्रायः वस्तु के मूल्य एवं मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है, यानी एक बढ़ता है तो एक क्या होता है? घटता है। ठीक है, यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घट जाता है। सामान्य रूप से मुद्रास्फीति का अर्थ उस दशा से है जब उत्पत्ति की मात्रा की तुलना में मुद्रा का विस्तार अधिक होता है, जिससे वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं। हम यहाँ कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए मुद्रास्फीति की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। पहला, क्राउथर ने कहा है, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। पीगू के अनुसार मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मौद्रिक आय धन उपार्जन की क्रिया की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही हो। मुद्रास्फीति अगर सरल भाषा में देखा जाए तो इसमें क्या होता है? विपरीत संबंध। इसमें वस्तु के मूल्य का दाम क्या होता है? बढ़ जाता है। यह मुद्रास्फीति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का अर्थ बताइए। हरित क्रांति क्या थी?
हरित क्रांति एक तरह की फसल से संबंधित एक क्रांति चली थी जिससे बहुत सारे किसानों को फायदा हुआ। हरित क्रांति के तात्पर्य कृषि करने के तरीके में सुधार करने एवं तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से। इस तरह हरित क्रांति कृषि में सभी पहलुओं से संबंधित, इसमें अच्छे बीज, अच्छी खाद, पर्याप्त सिंचाई, अधिक उपज वाले फसलें, ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का इस्तेमाल किया गया। यानी कि जब कृषि हरित क्रांति जब चली तो उसमें बहुत सारे ऐसे उच्च किस्म के बीज लाए गए, अच्छे तरह के सिंचाई की व्यवस्था की गई और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे फसल जो थी वो कई गुना बढ़ गई। यानी पहले की तुलना में उपज जो थी वो क्या हो गई, वृद्धि हुई इसमें। इसी को कहा गया हरित क्रांति। हरित क्रांति के प्रभाव क्या देखने को मिले जब ये बदलाव हुआ? सबसे पहले अधिक उपज देने वाली किस्म का उपयोग हुआ, सुधरे हुए बीजों की व्यवस्था की गई, बहुल फसली कार्यक्रम यानी कई तरह के फसलों का कार्यक्रम चला, पौधा संरक्षण किया गया, भूमि संरक्षण की गई, रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग हुआ, लघु सिंचाई का विकास हुआ, भूमि परीक्षण हुआ और सघन कृषि कार्यक्रम भी चला। ये हो गए 2 क्वेश्चन, ये 2022 में दोनों पूछे थे। दोस्तों ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।